औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My dear students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Superb Academy video lectures portal. Once again we are continuing our video lectures and those video lectures will be uploaded on your portal. So chapter number 6 we are doing beta, and the topic where we left our discussion in our previous class, live class, physical class, was the factors affecting balance of chemical equilibrium, Le-Chatelier's principle. Beta, Le-Chatelier's principle was given by the scientist named Le-Chatelier. The year was 1884, and the statement of this principle was, when a constant or stress in a direction is applied to a system in equilibrium, the equilibrium position changes so as to minimize or reduce the effect of that stress or constant. अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं, एक्सप्लेन करूं, तो साइंटिस्ट हमसे कहता है कि जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के चल रहा है, और आप या हम चाहते हैं कि इस रिएक्शन को, इस सिस्टम को उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से निकालें, यानी सिस्टम का इक्विलिब्रियम ख़राब करें, उसको बिगाड़ें, तो आप जब सिस्टम के इक्विलिब्रियम स्टेट से बिगाड़ोगे, सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट को ख़राब करोगे, तो नतीजे में सिस्टम बजाय दोनों अतराफ चलने के किसी एक तरफ चलना शुरू हो जाएगा. आइदर इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा, या डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेस और कंस्टेंट विच यू हैव मेड इन द सिस्टम, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन चलना शुरू हो जाएगा, ताकि जो बिगाड़, जो ख़राबी आपने पैदा की है सिस्टम में, उस बिगाड़ के असर को मिनिमाइज़ कर सके, रिड्यूस कर सके, कम कर सके, और दोबारा अपने आप को इक्विलिब्रियम में ला सके. बेटा, ये आपको बताता चलूँ मैं, कुछ मुझे याद पड़ता है कि मैंने जो लाइव क्लास ली थी उसमें भी बात की थी आपसे, 12 एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ जो बच्चे उस क्लास में नहीं थे उनकी सहूलत के लिए, कि Le-Chatelier's principle works on the Newton third law of motion. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है हमसे कि भाई देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन, यानी जो आप अमल करोगे सिस्टम उसका उल्टा और बराबर रद्द अमल करेगा. यानी जो चीज़ आप बढ़ाना चाहोगे सिस्टम उसी चीज़ को घटाएगा, जो चीज़ आप घटाना चाहोगे सिस्टम उसी चीज़ को बढ़ाएगा. ये Le-Chatelier's प्रिंसिपल का उसूल याद रखिएगा कि इट वर्क्स अपॉन, इट फंक्शंस अपॉन द न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. यानी जो चेंज आप सिस्टम में लाना चाहोगे सिस्टम उस चेंज को अपोज करेगा, और जो भी चीज़ आप बढ़ाओगे सिस्टम उसको घटाएगा, जो भी चीज़ आप घटाओगे सिस्टम उसको बढ़ाएगा. बेटा, देयर आर 3 फैक्टर्स विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट द बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम. इसमें से पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन में चेंज, दूसरा फैक्टर है प्रेशर में चेंज, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर में चेंज. अब पहले हम बात करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन चेंज पे ना. सपोज एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है जिसमें रिएक्टेंट ए बी मिल रहे हैं, प्रोडक्ट सी डी बन रहे हैं, सी डी दोबारा जब मिल रहे हैं तो ए बी बन रहा है. अभी ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इसका मतलब ए बी में से सी डी में से ए बी, दोनों अतराफ रिएक्शन जारी है और दोनों का रेट बराबर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अब याद रखिएगा, मैंने अभी भी आपसे कहा कि जो चीज़ आप बढ़ाना चाहोगे सिस्टम उसी चीज़ को घटा के दूसरी चीज़ बढ़ाएगा. तो अगर मैं इस रिएक्शन में, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे चल रहा है, दोनों अतराफ रिएक्शन की रफ्तार बराबर है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही कंटेनर में मौजूद हैं, ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं. अगर मैं रिएक्टेंट साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, यानी ए और बी की कंसंट्रेशन मैं बढ़ा दूँ, तो सिस्टम थोड़ी देर के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में आना बंद कर देगा. जो बढ़ाई हुई मिकदार ए बी की डाली वो ए बी को आपस में रिएक्ट करा के सी डी बढ़ाना शुरू कर देगी. अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक्शन ये किया कि मैंने ए बी बढ़ाए, सिस्टम उसका उल्टा रिएक्शन कर रहा है, सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके सी डी बढ़ा रहा है, और जब सी डी उस तवाज़ुन से, उस हिसाब से बढ़ जाएंगे, दोबारा से आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगा. So by increasing the concentration on the reactant side, the equilibrium direction will be shifted towards forward and products will be formed. CD will be formed.
अगर यही कंसंट्रेशन आप ए बी की घटा दो, डिक्रीज कर दो, तो नतीजे में सिस्टम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना बंद और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। ए बी की कंसंट्रेशन घटाने से सिस्टम आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा और जो चीज़ आपने घटाई थी वही चीज़ बनना शुरू हो जाएगी, ए बी दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। So by increasing concentration on the reactant side, system will start moving towards forward direction. By decreasing concentration from the reactant side, the equilibrium system will move towards the backward direction and again reactants will be formed. इसी तरीके से बेटा अगर प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब देखो मैं प्रोडक्ट बढ़ा रहा हूँ, सिस्टम प्रोडक्ट घटा के रिएक्टेंट बढ़ाना शुरू कर देगा, यानी ऑपोजिट रिएक्शन होगा मेरे एक्शन का। इसी तरह की ऐसे अगर मैं प्रोडक्ट घटा दूँ, प्रोडक्ट्स कुछ निकाल दूं कंटेनर में से, तो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना बंद हो जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दोबारा से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। आप प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हो, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की घटाना चाह रहे हो, सिस्टम आपके एक्शन को अपोज करेगा और दोबारा से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि प्रोडक्ट ही बनाए। सो याद रखिएगा, हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट साइड पे पढ़ाई, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया और प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो गया। हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटाई, सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और रिएक्टेंट ही बनाएगा। हमने प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ाई, सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके रिएक्टेंट बढ़ाएगा। हमने प्रोडक्ट साइड से कंसंट्रेशन घटाई, सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा और प्रोडक्ट ही बनाएगा। तो ये जनाब कंसंट्रेशन में चेंज का पहला फैक्टर बेस्ड अपॉन ली शैटियस प्रिंसिपल। बेटा प्रेशर चेंज पे अगर बात हो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, तो याद रखिएगा प्रेशर के हवाले से मैं आपके सामने 3 तरह का रिएक्शन लिख रहा हूं। पहला कुछ इस तरह से, दूसरा कुछ इस तरह से और तीसरा कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। अब इन तीनों रिएक्शंस में अगर आप ध्यान से देखो तो पहले जो दो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1 और 2, इन दोनों रिएक्शंस में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम अनइक्वल नजर आ रहा होगा। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे वॉल्यूम ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड पे कम है, जबकि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम ज्यादा, रिएक्टेंट साइड पे कम है। तो याद रखिएगा बेटा, जब किसी ऐसे रिएक्शन से आपका पाला पड़े, आपका वास्ता पड़े जिनमें दोनों साइड पे वॉल्यूम अनइक्वल हो, तो हमेशा प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस जानिब मूव करेगा जहां वॉल्यूम कम है। यानी अगर इस रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ाओगे, रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, और अगर इस रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर रिएक्टेंट बनाएगा। सो याद रखिए, जब भी किसी ऐसे रिएक्शन से वास्ता पड़े जहां पर वॉल्यूम दोनों साइड पे अनइक्वल हो, तो प्रेशर इंक्रीज करने से सिस्टम उस जानिब मूव करेगा जहां वॉल्यूम लो है, डिक्रीज्ड है। So by increasing pressure, this system will move towards forward direction and products will be formed. By increasing pressure, this reaction will move towards backward direction and reactants will be formed. पहली बात। अब प्रेशर घटाने की बात करें तो भाई इन्हीं दोनों रिएक्शन पे अगर आप प्रेशर घटाओ बेटा, तो याद रखना प्रेशर घटाने से रिएक्शन दोबारा उस जानिब आता है जहां वॉल्यूम ज्यादा है। यानी इस वाले रिएक्शन पे प्रेशर घटाओ, रिएक्शन दोबारा रिएक्टेंट साइड पे आके रिएक्टेंट बनाएगा, और अगर इस वाले रिएक्शन पे प्रेशर घटाओ तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और आपको प्रोडक्ट बन के मिलेंगे। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, जब दोनों साइड पे वॉल्यूम अनइक्वल हो, किसी एक साइड ज़्यादा किसी दूसरी साइड कम,
तो हमेशा प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम वहाँ जाएगा जहाँ वॉल्यूम कम है, और प्रेशर घटाने से सिस्टम उस साइड पे मूव करेगा, उस जानिब जाएगा जहाँ प्रेशर वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इस वाले रिएक्शन पे प्रेशर इंक्रीज करोगे प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रेशर डिक्रीज करोगे रिएक्टेंट मिलेंगे। इस वाले रिएक्शन पे प्रेशर इंक्रीज करोगे रिएक्टेंट बनाएगा, डिक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट बनाएगा। मगर बेटा जब बात किसी ऐसे रिएक्शन की हो जहां वॉल्यूम दोनों जानिब बराबर हो, इक्वल वॉल्यूम्स हो, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी वॉल्यूम्स इक्वल हों, तो हमेशा याद रखना कि प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे, सिस्टम विल नाइदर मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड nor it moves towards backward, it will remain in the state of equilibrium। जैसे दोनों तरफ चल रहा था वैसे ही चलना जारी रखेगा, किसी भी जानिब ना प्रोडक्ट साइड पे ना रिएक्टेंट साइड पे, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं होगा। So when during a reaction we find that volumes are equal on both sides, reactant side पे और product side पे वॉल्यूम बराबर है, तो याद रखिएगा no effect will be on the equilibrium state either by increasing or decreasing pressure, system will remain in the equilibrium state। तो इस वाले रिएक्शन की बात अगर की जाए, जिसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे दूं, H2 + I2 बराबर 2HI, ये बेहतरीन मिसाल है इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की। आप देख रहे हो कि एक वॉल्यूम और एक वॉल्यूम, टोटल 2 वॉल्यूम हो गए रिएक्टेंट साइड पे, ये 2 वॉल्यूम हो गए प्रोडक्ट साइड पे। अब ऐसे रिएक्शंस पे प्रेशर बढ़ाओ तो भी डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, प्रेशर घटाओ तो भी डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, रिएक्शन विल रिमेन इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये आपका कंसंट्रेशन के चेंज के साथ साथ प्रेशर चेंज करने का भी इफेक्ट हमने पढ़ लिया। अब जनाब मैं बात करने जा रहा हूँ टेम्परेचर चेंज के हवाले से। बेटा जो तीसरा फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। बेटा जी चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो वहाँ पर हमने टेम्परेचर चेंज के हवाले से, हीट चेंज के हवाले से 2 तरह के रिएक्शंस पढ़े, एक एंडोथर्मिक और दूसरे एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस हीट एब्जॉर्ब करके मुकम्मल हो रहे थे, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हीट एवॉल्व करके मुकम्मल हो रहे थे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि भाई एंडोथर्मिक रिएक्शंस को लिखने का तरीका ये है कि या आप रिएक्टेंट साइड पे हीट ऐड करो, या आप एरो के ऊपर हीट लिखो, या फिर डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव हो। मिसाल के तौर पे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच अगर मुझे पॉजिटिव मिला हुआ है, यही रिएक्शन मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि A + B + हीट = C + D। ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस को लिखने का तरीका। तो मैं बेटा पहले टेम्परेचर में तब्दीली एंडोथर्मिक रिएक्शंस के हवाले से डिस्कस करने जा रहा हूं। जो कि हीट एब्जॉर्ब करके मुकम्मल हुए। याद रखिएगा मेरा बच्चा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और आपको प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा जल्द में जल्द बना के देंगे, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है चलने के लिए। तो by increasing temperature on endothermic reactions, the equilibrium position shifts towards right hand side, toward forward direction, and more amount of products will be formed। मगर अगर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज टेम्परेचर पे चलाया, लो टेम्परेचर पे चलाया, हाई टेम्परेचर पे नहीं चला रहे आप उसको, लो टेम्परेचर पे चला रहे हो, ठंडा करते चले जा रहे हो, तो याद रखिएगा रिएक्शन भी उल्टा काम करना शुरू कर देगा। थोड़ी देर पहले आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रिएक्शन आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई दिया, प्रोडक्ट बनाता हुआ दिखाई दिया। अब आपने उल्टा काम कर दिया, आपने बजाय हीट देने के आपने हीट लेना शुरू कर दी, गर्म करने की बजाय ठंडा करना शुरू कर दिया, रिएक्शन भी उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। बजाय प्रोडक्ट बनाने के अब रिएक्शन आपको रिएक्टेंट बना के देगा।
तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लो टेम्परेचर पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके दोबारा रिएक्टेंट्स बना के देंगे। ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मगर बेटा अगर यही रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक हुआ, अगर यही रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक हुआ, तो आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को लिखने के फिर दो तरीके, या तो हीट आप प्रोडक्ट साइड पे लिखो A + B = C + D + हीट, या फिर आप डेल्टा H का साइन नेगेटिव शो करो। नेगेटिव। अब ये दोनों तरीके एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखने के। अब आपको बता कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हीट की जरूरत नहीं है, वो हीट खारिज कर रहे होते हैं, हीट इवॉल्व कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा ली-शैक्लियर प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस चूंकि हीट से ऑलरेडी बेजार होते हैं, हीट निकाल रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को प्रोडक्ट साइड पे चलाने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए जितना हो सकता हो लो टेम्परेचर पे रखें। By lowering the temperature, by decreasing the temperature of the exothermic reactions, the equilibrium position will shift towards the right hand side, forward direction, and you will get higher yield of products. Again I am repeating कि exothermic reactions, by lowering the temperature, by cooling the system, you will get high yield of product, यानी equilibrium shifted towards forward direction. But alternatively, if the system is exothermic and you are not decreasing the temperature, right, rather you are increasing the temperature, आप बजाय exothermic reaction को ठंडा करने के आप गर्म करना शुरू कर दो। अब आप उल्टा काम कर रहे हो, सिस्टम भी उल्टा काम करेगा, बजाय प्रोडक्ट बनाने के आपको रिएक्टेंट बना के देगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, प्रोडक्ट्स देंगे, हाई टेम्परेचर पे उल्टा काम करेंगे, बजाय फॉरवर्ड जाने के बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके आपको रिएक्टेंट्स देंगे। और आपको पता है कि भाई बीइंग अ केमिस्ट मेरी आपकी जॉब क्या होती है, हमें प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स तो हमारे पास मौजूद होते हैं। लिहाजा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ठंडा करने के ऊपर, कूल करने के ऊपर, लो टेम्परेचर के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, प्रोडक्ट्स देंगे। गर्म करोगे, टेम्परेचर राइज करोगे, तो बजाय फॉरवर्ड जाने के बैकवर्ड जाएंगे। जो कंटेनर में प्रोडक्ट बना हुआ होगा वो वापस कन्वर्ट होता चला जाएगा रिएक्टेंट्स में। तो बेटा ये तीन फैक्टर्स ऐसे थे, एक कंसंट्रेशन चेंज, दूसरा प्रेशर चेंज, तीसरा टेम्परेचर चेंज, जो कि डायरेक्टली इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट करते हैं। अब एक और फैक्टर पे मैं आपसे बात करूंगा, जो कि बीइंग दी बायोलॉजी स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने अपने बायोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है। एंजाइम्स का कैटालाइटिक एक्शन आप फर्स्ट ईयर बायो में पढ़ते हो। हम भी इस वक्त बात कर रहे हैं, तो ली-शैक्लियर प्रिंसिपल के हवाले से चौथे फैक्टर पे मैं बात करूंगा आपसे, इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ कैटलिस्ट। अब सबसे पहली बात बेटा, कैटलिस्ट हैं क्या? कैटलिस्ट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are used during a reaction either to increase the reaction rate or to decrease the reaction rate. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका इस्तेमाल किसी भी केमिकल रिएक्शन में कराओगे तो या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा या रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। कैटलिस्ट का असर, कैटलिस्ट इस्तेमाल करने का असर इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं होता बेटा जी, जिस तरह इन तीनों फैक्टर्स में हुआ था। यानी कैटलिस्ट डालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कैटलिस्ट नहीं डालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो था वही रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अ कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई असर नहीं है। सिर्फ कैटलिस्ट इस्तेमाल करने से क्या होगा, या रिएक्शन जो देर से इक्विलिब्रियम में आ रहा था जल्दी आ जाएगा, या अगर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया, इनहिबिटर डाल दिया, तो रिएक्शन आपका बजाय जल्दी इक्विलिब्रियम में आने के देर से इक्विलिब्रियम में आएगा। सो कैटलिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रिएक्शन रेट, and by increasing decreasing the reaction rate the equilibrium state can be acquired sooner or later
यही असर कैटलिस्ट का है। अदरवाइज कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता। इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब या अल्टर ये 3 फैक्टर्स करते हैं। कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन इफेक्ट होती है, प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन इफेक्ट होती है, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन इफेक्ट होती है। कैटलिस्ट यूज़ करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन की डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिएक्शन या जल्दी इक्विलिब्रियम में आएगा या देर से आएगा। ये बेटा ली-शैटियर्स प्रिंसिपल के फैक्टर्स थे जिन पे हमने बात की। अब हम बात करने जाएंगे तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ली-शैटियर्स प्रिंसिपल पे बात करेंगे। Dear students, next topic on which we are going to discuss right now is the industrial applications of Lee-Shatier's principle. बेटा, being a chemist, बहैसियत एक कीमियादान, जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को डील कर रहे हो, केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो ली-शैटियर्स प्रिंसिपल की नॉलेज और वो तीनों चारों फैक्टर्स, उनकी नॉलेज आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए, ताकि प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार कम से कम टाइम में बना के दे हमें। तो याद रखना कि ली-शैटियर्स प्रिंसिपल आपको हेल्प आउट करेगा कि आप ऐसी फेवरेबल कंडीशंस किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रोवाइड करो कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन वापस ना आए, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। आप ऐसी कंडीशन उस रिएक्शन को प्रोवाइड करो कि रिएक्शन आपका फॉरवर्ड ही चले और आपके प्रोडक्ट्स जल्द से जल्द बने, कम से कम वक्त में बने। तो हमारी किताब में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली-शैटियर्स प्रिंसिपल के हवाले से 2 रिएक्शंस पे बात हुई है और हम भी करेंगे। एक है अमोनिया गैस बनाना, और अमोनिया गैस पहले जिस बंदे ने बनाई उसका नाम हैबर था, तो इस प्रोसेस को हम हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस बाय हैबर्स प्रोसेस। बेटा, नाइट्रोजन गैस का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के 3 वॉल्यूम के साथ मिलाओगे तो आपको अमोनिया गैस 2 वॉल्यूम मिलेगी। यानी रिएक्शन आपका हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम से डिक्रीज्ड वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, और रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव है। इसका मतलब रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है। अब आप इस रिएक्शन पे ये चारों फैक्टर्स अगर डिस्कस करने जाओ तो सबसे पहली बात, कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी। याद रखिएगा कि जितनी कंसंट्रेशन नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बढ़ाते चले जाओगे, यानी रिएक्टेंट साइड पे जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, आपको अमोनिया ज़्यादा बनेगी। एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा गया कि नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम 1, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम 3, कुल मिला के 4 वॉल्यूम डाले थे कंटेनर में, तो 2 वॉल्यूम अमोनिया मिला था। अब अगर आप वॉल्यूम्स को डबल कर दो, यानी इसका वॉल्यूम 1 की बजाय 2 कर दो, इसका वॉल्यूम 3 की बजाय 6 कर दो, तो अमोनिया 2 वॉल्यूम की बजाय 4 वॉल्यूम मिलेगा। तो बेटा, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑन द रिएक्टेंट साइड्स यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्ट्स। इसी तरीके से टेम्परेचर में तब्दीली, प्रेशर के हवाले से हम देखते हैं वॉल्यूम्स को कि भाई वॉल्यूम किस तरफ ज़्यादा है किस तरफ कम है। रिएक्टेंट साइड पे वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम कम है। तो याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि भाई ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट साइड पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट साइड पे कम होगा, आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओ। प्रेशर जितना बढ़ाओगे रिएक्शन आपका लो वॉल्यूम की जानिब, डिक्रीज वॉल्यूम की जानिब जाएगा, यानी आपको अमोनिया ज़्यादा मिलेगा। सो इस रिएक्शन पे पर्टिकुलरली बिलखुसूस आपने प्रेशर बढ़ाते चले जाना है। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अमोनिया ज़्यादा मिलेगी आपको। तो बेटा जी, एक्चुअल प्रैक्टिस में जब ये रिएक्शन किया गया था तो हैबर ने इस रिएक्शन का प्रेशर 400 से 1000 एटमॉस्फेयर तक रखा था, और ये प्रेशर की एक ठीक ठाक हाई अमाउंट है जो कि रिएक्शन पर अप्लाई की गई। बेटा, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर में चेंज। रिएक्शन हमारे सामने एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हीट की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा जो सिचुएशन हमें क्रिएट करनी चाहिए यहाँ पर वो ये कि हमें सिस्टम को ठंडा करना चाहिए, सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए। जितना सिस्टम को आप ठंडा करोगे, टेम्परेचर लो करते चले जाओगे सिस्टम का, उतना रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, आपको प्रोडक्ट्स बना के देगा। मगर
जब हैबर ने ये काम किया था तो उसने रिएक्शन का टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन किया था। अब ये इतना हाई अमाउंट है टेम्परेचर का कि रिएक्शन का रेट तो आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, रफ्तार, मगर प्रोडक्ट की यील्ड आपको बजाय ज़्यादा मिलने की कम मिलेगी ड्यू टू द एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन। तो बजाय रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के इतने हाई टेम्परेचर पे चलाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। लिहाजा बाय कीपिंग द टेम्परेचर एट अ हायर वैल्यू द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी स्पीड अप बट द प्रोडक्ट्स यील्ड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। तो आपको यहाँ पर भी यही चीज़ ऑब्जर्व होगी कि भाई अमोनिया आपको ज़्यादा मिलने की बजाय कम मिला एट अ हायर रेट। इसी तरीके से बेटा कैटलिस्ट, यहाँ पर इस रिएक्शन में पाउडर्ड आयरन का इस्तेमाल हुआ है बतौर कैटलिस्ट इन ऑर्डर टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ली शैटियस प्रिंसिपल में पहली एप्लीकेशन हमने अमोनिया गैस की तैयारी हैबर के प्रोसेस से पढ़ी। बेटा दूसरी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में है वो है सल्फ्यूरिक एसिड का बनाना कांटेक्ट प्रोसेस से, और ये आपने इंटर केमिस्ट्री में चौथे चैप्टर में भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग बाय कांटेक्ट प्रोसेस। और वहाँ पे जब हमने पढ़ा था तो हमने टोटल 4 स्टेप्स में ये रिएक्शन पढ़ा था। हमने कहा था भाई पहले सल्फर और ऑक्सीजन जलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को मजीद ऑक्सीडाइज कराओगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हो तो ओलियम बन जाता है, फिर ओलियम में पानी डाल देते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए हमारे लिए जो स्टेप कारामद है वो ये वाला, क्योंकि यहाँ पर आपका रिएक्शन रिवर्सिबल भी है और कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल हो रहा है। रिएक्टेंट साइड पे वॉल्यूम टोटल 3 है, प्रोडक्ट साइड पे टोटल वॉल्यूम 2 है। रिएक्शन के लिए एक बार फिर डेल्टा H का साइन नेगेटिव है। डेल्टा H नेगेटिव इंडिकेट करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब जनाब कंसंट्रेशन में चेंज, एक्चुअल प्रैक्टिस में जब रिएक्शन किया गया तो SO2 का 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, यानी दोनों गैसेस आपस में 2:1 के हिसाब से मिलाई गई तो प्रोडक्ट आपको 2 मिला। अब अगर आप इनको डबल करते चले जाओ, इसको 2 की बजाय 4 कर दो, इसको 1 की बजाय 2 कर दो, तो रिएक्टेंट डबल करने से आपको प्रोडक्ट भी 2 मोल की बजाय 4 मोल मिलेगा। सो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 यू कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3। इसी तरीके से जनाब प्रेशर चेंज, volume is again greater on the reactant side, lesser on the product side. So the need is कि by applying more and more pressure on the reaction, the system will move towards forward direction और आपको SO3 ज़्यादा मिलेगा। मगर इस रिएक्शन में आप देखो आपको एक्चुअली प्रेशर जो मेंटेन हुआ नजर आएगा वो 1 एटमॉस्फेयर पे या 760 टॉर पे। तो इस रिएक्शन का प्रेशर जो मेंटेन था वो 1 एटमॉस्फेयर या 760 टॉर। इसी तरीके से बेटा टेम्परेचर चेंज एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की बजाय बैकवर्ड आता है। यानी इस रिएक्शन को आपको ज़रूरत यह है कि बजाय गर्म करने के ठंडा करो। जितना लो टेम्परेचर करते चले जाओगे उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। मगर एक्चुअल प्रैक्टिस में जब ये रिएक्शन किया गया तो इसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन किया गया। 450 450 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ क्वाइट हाई टेम्परेचर वैल्यू। सो एट सच अ हायर टेम्परेचर द rate of reaction can be speed up but the yield of product cannot be increased. So SO3 गैस आपको कम मिकदार में मिली due to high temperature of the reaction. चौथा फैक्टर बेटा रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड अप बनाने के लिए वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल किया गया V2O5 जो कि कैटलिस्ट का काम किया, जिसने रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाई, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ। तो ये 2 आपकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ली शैटियस प्रिंसिपल की। इनमें जो जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस आपको याद करनी है। अक्सर औकात ये कंडीशंस इम्तहान में पूछी जाती हैं एज एन MCQ। सो बेटा इन चीज़ों को ध्यान से डाटा को देखिएगा और याद रखिएगा। बेटा आपका अगला टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 6 का वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसका सिंबल आप KSP पढ़ते हो। KSP में K तो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि S और P शॉर्ट फॉर्म है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। S फॉर सॉल्युबिलिटी, P फॉर प्रोडक्ट।
अब ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दरअसल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किसी भी सॉलिड आयोनिक सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करा के जब उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उस वक्त उस सॉल्ट की जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस की कंसंट्रेशंस होती हैं अपने एक्वा सॉल्यूशन में, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनके प्रोडक्ट को आप उस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हो। मैं अगर प्रॉपर वे में डिफाइन करूं तो मैं कहूँगा कि दी प्रोडक्ट, अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट का मतलब है ज़रा मल्टीप्लिकेशन। किसको मल्टीप्लाई करो? मोलर कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करो। किन की मोलर कंसंट्रेशंस? ऑपोजिटली चार्ज आयंस की, यानी पॉजिटिव आयन, कैटायन और नेगेटिव आयन, एनायन की मोलर कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करो। कब करो? जब वो सॉल्ट, जब वो आयंस अपने ही सॉलिड आयोनिक सॉल्ट के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी जब रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश करे, क्योंकि आयोनाइजेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेसेस, रिवर्सिबल रिएक्शंस बिलाखिर इक्विलिब्रियम में आते हैं। तो जब सॉलिड आयोनिक सॉल्ट के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएं, उस वक्त जो जो कंसंट्रेशन वैल्यू होगी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को आप दिखाओगे KSP के सिंबल से। आपको ये स्टेटमेंट समझ में आए, इसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूँ। अब पानी में निस्बतन एक कम घुलने वाला सॉल्ट AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, जिसकी सॉल्युबिलिटी निस्बतन कम है पानी से एज कम्पेयर टू NaCl, KCl। आपने पानी में डाला तो पानी में ये आयोनाइज होगा, सिल्वर के पॉजिटिव आयन और क्लोराइड के नेगेटिव आयन देंगे। अब ये आयंस अपने ही सॉलिड आयोनिक सॉल्ट के साथ जब इक्विलिब्रियम में पहुंचे तो आपने इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया। तो आप मास एक्शन अप्लाई करते हो तो Kc मिलता है, जो कि प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स के बराबर। प्रोडक्ट आपके पास Ag आयन और Cl आयन है, रिएक्टेंट आपके पास AgCl है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Kc के साथ AgCl मल्टीप्लाई हो गया, बराबर Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव। अब ये जो दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा वो एक्चुअली कहलाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। यानी आपने किसी भी आयोनिक सॉल्ट को वाटर में डाला, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, आपको नतीजे में आयंस मिले। जब वो आयंस अपने ही सॉलिड आयोनिक सॉल्ट के साथ इक्विलिब्रियम में पहुंचे, उस वक्त जितनी कंसंट्रेशन आयंस की सॉल्यूशन में मौजूद, उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसका प्रोडक्ट ले लो, तो यानी आपने उस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिया। बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम्स अक्सर आते हैं, और प्रॉब्लम्स इस तरह से आते हैं कि किसी भी कंपाउंड का आपको सॉल्युबिलिटी दे दी जाती है और आपसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मांगा जाता है। तो इस पे प्रॉब्लम अगर आए और हमें करना पड़े तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम अभी आपको एक किताब की एग्जाम्पल मैं कराने जाऊंगा कि भाई अगर किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी आपको गिवन हो और आपसे उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मांगे तो आप कैसे मालूम करोगे, इस पे भी बात करते हैं। बेटा किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी आपको गिवन हो और आपसे उस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मांगे तो किस तरह से होगा ये काम, इसके लिए आपकी किताब में पेज नंबर 183 पे एक एग्जाम्पल, सॉल्ट एग्जाम्पल गिवन है। मैं इस वक्त उस पर बात करूँगा, मगर उस पर बात करने से पहले आप ये चीज़ जहन में रखें कि सॉल्युबिलिटीज़ आमतौर पे कंसंट्रेशन के फिज़िकल यूनिट्स में गिवन होती हैं, यानी ग्राम पर DM³ में, जबकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो मालूम किया जाता है KSP, वो हमेशा कंसंट्रेशन के केमिकल यूनिट में मालूम किया जाता है, जो कि मोल पर DM³ है। तो अगर किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी फिजिकल यूनिट में गिवन है, ग्राम पर DM³ में, और आपसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मांग रहा है, तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को फिजिकल यूनिट से कन्वर्ट करोगे केमिकल यूनिट में, यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास के ज़रिए आप ग्राम कन्वर्ट कर दोगे मोल्स में, और ग्राम अगर मोल में कन्वर्ट हो गए तो सॉल्युबिलिटी आपकी फिजिकल यूनिट से केमिकल यूनिट में आ जाएगी। अब ये एग्जाम्पल जो 183 पे आपका हुआ है, उसमें आप देखो कि आपको सिल्वर क्लोराइड AgCl की सॉल्युबिलिटी फिजिकल यूनिट में गिवन है, ग्राम पर DM³ में। आपसे इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मांग रहा है, जबकि आपको हिंट के तौर पे सिल्वर क्लोराइड का मोलर मास भी बता दिया 143.5।
अब आपने डाटा बनाया तो आपको सॉल्युबिलिटी गिवन थी जो कि ग्राम पर डीएम क्यूब में थी। इसको मैंने खोला तो ये 0.0014 ग्राम पर डीएम क्यूब हुआ। मोलर मास AgCl का 108, सिल्वर का एटॉमिक मास 35.5 क्लोरीन, तो ये आपका 143.5 ग्राम हुआ। आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका मालूम करना था, मगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करने से पहले आपने इसकी सॉल्युबिलिटी को ग्राम पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब में लाए, तो इस फार्मूला से लाए गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये सॉल्युबिलिटी इसकी कन्वर्ट हो गई मोल पर डीएम क्यूब में 0.98 × 10⁻⁵, जो कि डेसिमल एक डिजिट यहाँ आएगा 9.8 × 10⁻⁶ मोल पर डीएम क्यूब भी आप इसको लिख सकते हो। रिक्वायर्ड में आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए। अब को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करने के लिए आपने AgCl का आयोनाइजेशन रिएक्शन दिया कि भाई आयोनाइजेशन जब AgCl की हुई तो फ़र्ज़ करें अगर इसका 1 मोल पानी में डाला और ये 1 मोल और 1 मोल बना, बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से इसका 1 मोल पानी में डाला, ये भी 1 मोल मिला, ये भी 1 मोल मिला, तो 9.8 × 10⁻⁶ मोल AgCl के अगर आप डालोगे तो सिल्वर आयन भी इतना मिलेगा, क्लोराइड आयन भी इतना मिलेगा। तो इसका मतलब आपने इसके आयंस की मोलर कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम स्टेट पे बता देंगे भाई अगर ये इतना मोल है तो ये दोनों आयंस भी इतने ही मोल होंगे। अब फार्मूला के हिसाब से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन भी इतना, नेगेटिव आयन भी इतना। 9.8 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका आएगा 96। 10⁻⁶ को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 10⁻12। मोल को मोल से मल्टीप्लाई किया तो मोल स्क्वायर, और डीएम क्यूब को डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो DM6। तो ये जनाब आपका 96 × 10⁻12 या 9.6 × 10⁻11 मोल स्क्वायर पर DM6, ये आ गया KSP वैल्यू ऑफ AgCl। अब ये तो रेगुलर फर्स्ट ईयर में हम लोग प्रॉब्लम किया करते थे, तो इस तरह से लेंदी प्रॉब्लम किया करते थे, इस तरह से होते थे। अब एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मैं आपको किसी भी सॉल्ट का, आयोनिक सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP मालूम करने के लिए डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। अब वो डायरेक्ट ट्रिक जो बच्चा समझ ले वो आसानी से ये चीज़ें कर लेगा। मिसाल के तौर पे अभी AgCl पे ही बात हुई, तो आपने देखा कि AgCl जब टूटा तो उसमें से 1 मोल पॉजिटिव आयन और 1 मोल नेगेटिव आयन मिले, यानी टोटल इसमें से 2 मोल आयन के मिले, 2 मोल आयन के मिले, 1 मोल पॉजिटिव 1 मोल नेगेटिव। तो याद रखना बच्चा, ऐसे तमाम आयोनिक सॉल्ट्स जिनकी डिसोसिएशन हो, आयोनाइजेशन हो, तो हमें टोटल 2 मोल आयंस के मिले, उनका KSP वैल्यू मालूम करोगे उन तमाम सॉल्ट्स का, तो वो आएगा बराबर x² के। रिपीट कर रहा हूं अपने अल्फाज को कि ऐसे तमाम सॉल्ट्स जिनकी आयोनाइजेशन हो और आयोनाइजेशन के नतीजे में उनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन मिले टोटल वो 2 मोल मिले, 1 मोल पॉजिटिव 1 मोल नेगेटिव आयन, तो ऐसे आयोनिक सॉल्ट्स का KSP वैल्यू कंसंट्रेशन स्क्वायर हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन भी उतनी होगी, नेगेटिव आयन भी उतनी होगी, तो वो कंसंट्रेशन स्क्वायर हो जाएगा, x² हो जाएगा। यानी सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी है, क्लोराइड आयन की भी इतनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये इसका स्क्वायर आपको जवाब मिलेगा। इफ़ द सॉल्ट डिसोसिएट्स टू गिव 2 मोल्स ऑफ आयंस, उनके लिए ये फार्मूला होगा। डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी आपको गिवन होगी, जितनी सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की होगी उतनी सॉल्युबिलिटी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की होगी, वो सॉल्युबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x² आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बन जाएगा। मगर बेटा अगर किसी ऐसे आयन से आपका वास्ता पड़े जो कि ऐसे सॉल्ट से आपका वास्ता पड़े जो कि आयोनाइज हो, तो 3 मोल आयंस के दे। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक ऐसे सॉल्ट की बात करूं, लेड आयोडाइड। अब लेड आयोडाइड आपको पता है कि जब डिसोसिएट होगा आयंस में तो लेड आयन 1 मोल, आयोडाइड आयन 2 मोल मिलेंगे। कुल मिला के देखो 3 मोल आयंस मिले, पॉजिटिव आयन का 1 मोल, नेगेटिव आयन के 2 मोल। यानी मैथमेटिकली इसको अगर आप x कहोगे तो ये 2x है,
अब ऐसे सॉल्ट्स जिनके आयोनाइजेशन के नतीजे में कंसंट्रेशन जो आयंस की टोटल मिले प्रोडक्ट साइड पे वो 3 मोल मिले, तो ऐसे आयंस के लिए आप KSP मालूम करोगे तो वो होगा 4x क्यूब के बराबर। अब ये 4x क्यूब कैसे बना, इस हिसाब से अगर मैं इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूं तो मुझे KSP मिलेगा लेड आयोडाइड का कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयंस पावर 2। बेटा अगर मैं लेड आयंस लेता हूँ x तो मैं आयोडाइड आयन लूँगा 2x पावर होल स्क्वायर। लॉ ऑफ मास सेक्शन के हिसाब से जितनी कंसंट्रेशन है और ये कोफिशिएंट पावर में भी चला गया। अब आपको पता है कि x इंटू इसका स्क्वायर खोलोगे 4x स्क्वायर, यानी ये आपका KSP वैल्यू जो बना वो बना 4x क्यूब के बराबर। तो बेटा ये डायरेक्ट ट्रिक नोट करनी है आपने कि भाई ऐसे सॉल्ट्स जो कि आयोनाइज हों तो टोटल 2 मोल आयंस के रिलीज़ करें, उनका KSP वैल्यू बराबर होगा x स्क्वायर के, और ऐसे तमाम सॉल्ट्स जो कि आयोनाइज हों तो टोटल 3 मोल आयंस के रिलीज़ करें, उनका KSP वैल्यू बराबर होगा 4x क्यूब के। जो भी कंसंट्रेशन आपको पॉजिटिव या नेगेटिव आयन की मिली है उसका आप 4x क्यूब ले लो, यानी क्यूब करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ऐसे आयंस ऐसे सॉल्ट्स की KSP वैल्यू मिल जाएगी जो कि आयोनाइज हों तो टोटल 3 मोल आयन आपको बना के दें। तो बेटा आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका चैप्टर 6 तकरीबन ख़त्म होने पे आ गया। एक टॉपिक बाकी बचता है यहाँ पर, कॉमन आयन इफ़ेक्ट और उसकी एप्लीकेशंस, बट कॉमन आयन इफ़ेक्ट्स के साथ आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जो एप्लीकेशंस है वो भी हैं। तो इंशाल्लाह अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा जो आप देखेंगे उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस भी करेंगे, कॉमन आयन इफ़ेक्ट को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 6 आपका मुकम्मल करके पहले आपको चैप्टर 8 कराएंगे, छोटा सा चैप्टर है वो करके फिर चैप्टर 7। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि आइंदा 3 लेक्चर्स में आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैं वाइंड अप कर दूं ताकि जल्दी से फिर हम इंटर पे आ जाएं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ बेटा जी, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।